नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सारे? पढ़ाई वढ़ाई पे ध्यान रखना भाई, क्योंकि पता नहीं इंस्टीट्यूट्स का तो अभी क्या होता है, जुलाई अगस्त हो क्या हो, क्योंकि लगातार कोरोना पेशेंट बढ़ रहे हैं। इसलिए अपन इसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए आज स्टार्ट करते हैं अपना एक नया टॉपिक। वो भी केमिस्ट्री पर ही आधारित है, जो मोस्टली फर्स्ट ग्रेड हुआ, सेकंड ग्रेड हुआ, रीट है, एनटीपीसी है, ऐसे एग्ज़ामों में कॉमन ही पूछा आता है। सेंट्रल लेवल की बात करूँ तो मैं सीटेट वगैरह में इनमें कहीं पे भी एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं जनरली। 2016 में भी एग्ज़ाम में आया था और ये रिसेंटली एग्ज़ामों में भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो अपन इन्हीं क्वेश्चंस को मॉडिफाई करके और उन्हीं को मैंने यहाँ पर थ्योरी में समझाया है, ताकि आप लोग हर टॉपिक को अच्छे से समझ सको। ठीक है, तो आज जो अपना टॉपिक होगा वो होगा साबुन और अपमार्जक। तो आज अपन बात करेंगे, उस टॉपिक का नाम है सोप एंड डिटर्जेंट। याद रखिएगा इस बात को, ठीक है ना। तो आज जब अपन टॉपिक पे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं तो उसी पे सबसे पहले अपन देखते हैं कि एक नाम आता है अपनी तरफ साबुन, और एक नाम आता है जिसमें वो है अपमार्जक। ये दोनों ही, इसको डिटर्जेंट बोलते हैं और इसको सोप बोलते हैं। इन्हीं दोनों पर क्वेश्चंस आते हैं जनरली। उन क्वेश्चंस के बारे में सबसे पहले अपन डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से अपन कहानी स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले अपन इनके बेसिक्स, आपको कोई पर्टिकुलर किताब नहीं पढ़नी है, सारी किताबों का निचोड़ है, पिछले एग्जामों में आए हुए क्वेश्चंस हैं, उन सबको मैंने इस वीडियो में डाला है। अब बाय द वे कुछ ऐसे पॉइंट अगर रह जाएं गलती से, मान लो कोई किसी एग्ज़ाम में आपने पढ़ा और मेरे वीडियो में नहीं मिला, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, ताकि जब नया वीडियो आए तो उसके अंदर मैं या मेरे टेस्ट सीरीज़ में उस क्वेश्चन को मैं आपको समझा सकूं। ठीक है, अभी लाइव टेस्ट नहीं आने का मुख्य कारण यही है कि नेटवर्क प्रॉब्लम। ठीक है, तो मैं आपसे इस चीज़ के लिए क्षमा चाहूँगा। तो बने रहिए अपने वीडियो में, देखते हैं। लेकिन जब तक, देखो ध्यान से सुनिएगा, जब तक वीडियो को लास्ट तक नहीं देखोगे तब तक आपको कॉन्सेप्ट्स का जो पर्टिकुलर जो फॉर्म है वो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना। जैसे अपन अब स्टार्ट करते हैं कहानी को, कि साबुन और जो अपमार्जक है, ये जो दोनों ये कपड़े धोते हैं। कहानी यहीं से स्टार्ट करते हैं और यहीं से पहला क्वेश्चन बनता है। ये केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन है ना, ठीक है, बड़ी क्लासेस के लिए, कि साबुन और जो कपड़े, ये साबुन और जो अपमार्जक हैं ये कपड़े धोते हैं, कैसे धोते हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन आता है पृष्ठ तनाव का। तो पृष्ठ तनाव जो टॉपिक पढ़ाऊंगा तब समझाऊंगा, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि ये पृष्ठ तनाव को कम करते हैं, बढ़ाते हैं, स्थिर रखते हैं, या फिर अप्रभावित करते हैं, है ना, या कहा नहीं जा सकता। तो इसके लिए सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि ये सरफेस टेंशन को, किसको, सरफेस टेंशन को कम करते हैं, पृष्ठ तनाव को कम करते हैं। ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहला बिंदु। तो दोनों के लिए कॉमन था, ये मैंने इसलिए आपको समझा दिया। दूसरा देखो, साबुन जो होती हैं वो एक प्रकार की धनायन क्षार होती हैं। क्या होती हैं? पॉजिटिव चार्ज बेस होती हैं, धनायन क्षार होती हैं। सबसे खास बात ये भी ध्यान रखना है, ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो कहीं ना कहीं आपको किताबों में हो सकता है लिखी मिले या नहीं लिखी मिले, लेकिन ये आपको डेफिनेटली मेरे वीडियो में आपको ज़रूर समझाया जाएगा। जबकि अगर आपसे पूछा जाए कि डिटर्जेंट, वैसे तो डिटर्जेंट 3 प्रकार के होते हैं, धनायन चार्ज वाले, ऋणायन चार्ज वाले, लेकिन जो सामान्यतः जो डिटर्जेंट होते हैं वो उदासीन होते हैं। अपन कह सकते हैं कि वो न्यूट्रल हैं। कैसे हैं? न्यूट्रल। समझ में आई ना। तो ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया। चलो बात करते हैं अपन दूसरे पॉइंट की। उदासीन का मतलब उन पे किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होते हैं। कैसे होता है? इंग्लिश मीडियम के बच्चा कोई देख रहा हो तो वो समझ जाए, इसको न्यूट्रल फॉर्म बोलते हैं। फिर इनकी प्रवृत्ति, इनको बनाया कैसे जाता है। तो देखो, एक इंपॉर्टेंट क्या होता है उसमें, कि साबुन होते हैं प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार, दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षार, प्रबल अम्ल, दुर्बल क्षार, दुर्बल अम्ल, प्रबल क्षार। इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें प्रबल और दुर्बल से आपको कंफ्यूज किया होता है, याद रखना हमेशा, ठीक है ना। तो इसके निर्माण के लिए, साबुन के निर्माण के लिए हमें चाहिए प्रबल अम्ल। क्या चाहिए? प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार। तुम कहोगे गुरुजी कंफ्यूज हो गए, कभी भूल गए तो, क्योंकि इधर वाला भी तो बताओगे आप।
तो हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो क्या करोगे, तो याद रखना प्रबल को इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग। तो देखो दोनों के लिए मैं ट्रिक बता देता हूँ, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एस नाम आएगा, यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग किसके लिए, एस का नाम रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखो एक चीज़ समझ में आ गई कि एस फॉर सोप, और सोप में दोनों कंटेंट होते हैं वो कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। समझ में आ गया आप लोगों को। चलो फिर अगर अपन बात करें कि सर इसके अंदर बताओ कि इसमें क्या होता होगा, तो चलो अपन इसकी भी बात करते हैं, ठीक है ना, कि ये चीज़ क्या होता है। तो देखो इसके अंदर क्या होता है, जो पहला नाम है वो आ जाएगा दुर्बल, क्या नाम आ जाएगा, दुर्बल अम्ल प्लस प्रबल क्षार, दोनों को ही जोड़कर, मतलब डिटर्जेंट बनाने में हमें वीक, वीक का मतलब कमजोर, दुर्बल, स्ट्रॉन्ग मतलब प्रबल क्षार, एसिड मतलब बेस मतलब, समझ गए। तो यहाँ पर वीक और स्ट्रॉन्ग दोनों होते हैं। तो सर इसमें कंफ्यूज हो गए, कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है, आपको इसकी ट्रिक याद रखनी है, वॉस, WASH। अपन अम्ल क्षार टॉपिक पढ़ते हैं तो पहले जिक्र किसका नाम आता है, अम्ल का, फिर किसका आता है, क्षार का। वॉश का मतलब धोना, आजकल अपन कपड़े धोते हैं, किससे धोते हैं, डिटर्जेंट से, अपमार्जक से। तो वॉश के अंदर पहला नाम कौन सा है, W, तो पहला क्या होगा, वीक, दूसरा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग, याद रख लोगे ना। तो वीक तो था, वो तो था एसिड, स्ट्रॉन्ग है वो क्या है, बेस, याद रख लोगे ना। तो ये इसकी ट्रिक हो गई, गलती मत करना, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं समझदारी के, ठीक है ना। फिर एक छोटा सा पॉइंट और क्लियर कर देता हूँ मैं, जैसे कई बार नाम आ जाता है आप कंफ्यूज हो जाते हो कि सर ये कैसे नाम है, क्या है। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, क्या ध्यान रखोगे कि ये जो अपमार्जक है ना, इनको एक अलग ही नाम दिया जाता है, कृत्रिम साबुन, क्या नाम दिया जाता है, याद रखना इस चीज़ को। आर्टिफिशियल सोप भी इसको बोला जाता है, आर्टिफिशियल का मतलब होता है कृत्रिम तौर पर बनाई गई, ठीक है ना। चलो तो 2 पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। चलो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं तीसरे पॉइंट के बारे में, कि तीसरा क्या पॉइंट है, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से सुनना, पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि ये धनायन मतलब पॉजिटिव चार्ज वाले बेस होते हैं, क्या होते हैं, B फॉर बेस क्षार, जबकि वो कैसे होते हैं, उदासीन होते हैं, ठीक है ना। दूसरा मैंने बताया इसके अंदर SS होते हैं दोनों, इसमें वॉस W और S होता है, याद हो गया इतना। चलो तीसरी बात करते हैं अपन, ये मैं पूरा लिख देता हूँ इसको, ये जैव निम्नीकृत होते हैं जबकि ये नहीं होते। जैव का मतलब इंग्लिश में देखो ऐसे बायो लिखा आता है, बायो। अब निम्नीकृत का मतलब होता है डिग्रेड होना, टूटना, ठीक है। तो बायोडिग्रेडेबल, तो डिग्रेड होना, टूटना, मतलब किसी जीव द्वारा, है ना, तो सूक्ष्म जीव या किसी जीव द्वारा इन्हें किया जा सकता है, आसानी से तोड़ा जा सकता है। मतलब अगर ये नदी वगैरह में चला गया साबुन का पानी, तो वो क्या होगा, उसके अंदर जो सूक्ष्म जीव या कुछ जीव हैं वो उस साबुन के घटकों को खा सकते हैं और उसको पचाकर तोड़ सकते हैं। लेकिन ये जैव निम्नीकृत नहीं होती, बायोडिग्रेड नहीं होती है। कौन नहीं होते, अपमार्जक। मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ये कैसे होते हैं, जल प्रदूषक होते हैं, जबकि ये जल प्रदूषक नहीं होते। बात समझ में आई ना, ये इसका इम्पोर्टेंट सा पॉइंट था, समझ में आ गया। तो ये तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट देखो अपन इनके अंदर पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, ठीक है ना। अगला फिर एक नया क्वेश्चन आता है कि साबुन, ध्यान से सुनना, इनके क्वेश्चंस के ऊपर बेस ही अपन पूरी कहानी तैयार करेंगे। तो जैसे मैं बात करूं कि चौथा पॉइंट पढ़ेंगे अपन, उससे पहले मैं एक छोटी सी बात बता दूं आपको। ये जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं उसको 10th क्लास का बच्चा पढ़ सकता है, क्योंकि 10th क्लास में है ये। 12th क्लास का टॉपिक है, पढ़ सकते हो आप लोग। और भी एग्ज़ाम है उनमें भी आप पढ़ सकते हो। तो हर एग्ज़ाम का कॉमन टॉपिक है, तो इसके जितने मैं बेसिक्स बता रहा हूँ ना, वो सारे अच्छे से याद कर लेना, आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो अभी अपन इसका नया चौथा टॉपिक बताएंगे आपको पूरा क्लीन करके, है ना, ठीक है। तो अपन इसी का आगे पढ़ते हैं। चौथा भाग मैं अलग से बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को, है ना जी, समझ में आ जाए,
क्योंकि ये बहुत बड़ा भाग है। तो देखो चौथा इम्पोर्टेंट भाग है, इसी पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और उन सारे क्वेश्चंस को अपन को क्लियरिफाई करना है कि वो क्वेश्चंस कैसे बने, ठीक है ना। सबसे पहले ये आता है कि देखो इसके अंदर कहा जाता है कि उच्च भागों में लिख सकते हैं, या फिर अपन ऐसे बोल सकते हैं कि जिसमें बहुत सारे कार्बन श्रृंखला हो, तो उच्च कार्बन श्रृंखला। उच्च का मतलब है यहाँ पर किताबों में कैसे भी लिखा आ सकता है, ज़्यादा कार्बन श्रृंखला, ठीक है, वाली वसा प्लस इसी के साथ कोई क्षार, इन दोनों को अगर अपन मिलाएंगे तो उत्पाद क्या बनेगा, ग्लिसरॉल। ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट बात है ना। प्लस इन्हीं के साथ, समझ में आई ना बात, इन्हीं के साथ उच्च स्तरीय और क्या बन जाएंगे, वसा अम्ल घटक बनेंगे। अब तुम कहोगे सर इनमें क्या फ़र्क होता है, तो ये भी कैसे होते हैं, उच्च ही होते हैं, लेकिन ये अनेक होते हैं। कैसे होते हैं, अनेक। समझ में आ गई ना। अब कैसे आते हैं वो इसको याद करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर बोल दिया एज ए उदाहरण के लिए मैंने बोल दिया, क्या बोल दिया कि बहुत सारे होते हैं। जैसे तुम कहोगे सर कौन सा है ना, तो जैसे मैंने बोल दिया स्टेरिक अम्ल, जैसे मैंने बोल दिया पामिटिक अम्ल, समझ में आ रही है ना। जैसे मैंने बोल दिया ओलिक एसिड। ये तीनों ही उदाहरण के रूप में काम आते हैं। ये तीनों ही अम्ल फॉर्म में है। किस फॉर्म में है, अम्ल फॉर्म में है। यहाँ मैंने एसिड लिख दिया है। ये तीनों ही यहाँ पर इसकी जगह काम आ सकते हैं। सर इनके फॉर्मूले याद नहीं होते या याद नहीं है, कोई बात नहीं है, पर इनके फॉर्मूलों की बात करते हैं। तो देखो एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना कि यहाँ जितने भी है ना उनके अंदर एक नाम कॉमन आएगा। क्या नाम आएगा, COOH समूह आएगा, COOH। तो पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, एक पानी, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन निकाल देते हैं ना, वैसे एक लॉजिक बनता है। तो देखो CH और बाद में लिखते हैं COOH, इसमें भी लिखना है सेम टू सेम CH और COOH, इसमें भी ये लिखना है CH COOH। तो मैंने कहा था ना ये तो सब में आपको जोड़ना ही जोड़ना है। अब C और H के मान याद करने हैं आपको। तो C और H को अपन को H2O लेस करते हुए याद करना है। कैसे याद करना है, H2O को कम करते हुए फॉर्म में याद करना है। सर कैसे होगा, तो मैं बताता हूँ। देखो जैसे मैंने बोल दिया 17 और 17 दूनी 34 है ना। तो मान लो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया 17, कार्बन कितने हैं 17। तो अब यहाँ पर कितने हो गए, 17 दूनी 34 और एक ये जोड़ दिया मैंने, कितने हो गए 35। तो C17H35 और COH क्या बन गया, ये स्टेरिक एसिड का फॉर्मूला। अगर मैं कहूँ कि सर दूसरा क्या होगा, तो सेम वही है। देखो 15 अगर मैं 15 से लेता हूँ है ना, 15 से लूँगा तो दुगुना करो कितना हो गया 30 और एक ज़्यादा कर दो तो कितना हो गया 15 दूनी 30 और एक। अब देखो याद रखना, अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में कि सर ये हमारे याद नहीं रहता, कैसे याद करें। तो कोई ज़रूरी नहीं इनको कि रटो आप लोग, पर ये लॉजिक याद कर लो। 15 दूनी 30 ज़्यादा एक एक्स्ट्रा जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा बताओ इसके अंदर 31। ओलिक एसिड, ये ओलिक एसिड मैंने शायद आपको अमृतसर में भी बताया था, तो इसके लिए भी एक लॉजिक याद कर लेना। क्या बताया था कि देखो ध्यान से सुनना, ये भी वैल्यू 17 से ही होगी। अब कन्फ्यूज़न का दौर चालू हो गया कि गुरुजी अब कैसे याद करें, समझ में आ रही है ना बात। अब कैसे याद करें, ऊपर वाले में भी 17 आ रहा है, इसमें भी 17 आ रहा है, कोई बात नहीं भाई, कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत ही नहीं है। इसमें इस बार H2 की जगह 2 हटा दो, मतलब इसमें से मैंने 2 हाइड्रोजन हटा दिया तो क्या बचेगा यहाँ पर, माइनस कर दो 2H इसमें से, समझ में आ रही है ना। स्टेरिक अम्ल से मैंने 2H क्या कर दिए, कम कर दिए, -2H। अब क्या बच गया तुम बताओ 33। तो ये तीनों के फॉर्मूले, तो ये यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ। यहाँ उच्च कार्बन श्रृंखला वाले जो है मैं यहाँ पे स्टेरिक अम्ल भी लिख सकता हूँ, पामिटिक एसिड भी लिख सकता हूँ, ओलिक एसिड भी लिख सकता हूँ। समझ में आ गई ना बात। दूसरा यहाँ पर जो क्षार लेते हैं वो होता है NaOH। कौन सा लिया जाता है,
अगर अपन लोग अगर कपड़े धोने का साबुन बना रहे हैं ना, तो उसके अंदर तो NaOH, अगर अपन नहाने का साबुन बना रहे हैं तो जनरली काम आता है KOH। याद रखना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब तुम कहोगे सर नहाने में KOH ही क्यों काम में लेते हैं? क्योंकि देखो इसके अंदर मूलक क्षार जो होते हैं ना वो कम होते हैं, जिसके कारण ये हमारी त्वचा को नुकसान नहीं पहुंचाती। मूलक क्षार, जबकि NaOH के मूलक क्षार हैं वो ज़्यादा होते हैं, इसलिए है ना जी ज़्यादा नुकसान देती है। इसीलिए अपन कपड़े धोने साबुन से नहीं नहा सकते, समझ में आई ना। तो ये जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं आपको नहीं बताई जाती, ये गलती के तौर पे छूटी जाती हैं, सिर्फ रटने से काम नहीं होता है ना। तो इसका ये लॉजिक याद रखना कि KOH है वो नहाने में ही काम आता है। इतना याद कर लिया। अब इधर का क्या होगा, तो इसके बारे में भी चौथा टॉपिक पॉइंट डिटेल से पढ़ते हैं, मैं समझा देता हूँ उससे पहले। इधर जो होते हैं वो मोनो एल्किल सल्फेट के, याद रखना नाम लिख देता हूँ पहले में, मोनो एल्किल सल्फेट के सोडियम लवण होते हैं। सोडियम मतलब उसमें क्या प्रेजेंट होगा, सोडियम होगा। याद रख लोगे ना ये बात। अब इसका फॉर्मूला तो देखो, फॉर्मूले के लिए R, कोई भी ROH समूह लिया, मतलब कोई भी समूह ले लिया अपन ने, ठीक है, उसके साथ ऑक्सीजन का समूह है और उसके साथ SO3 माइनस है। अब SO3 माइनस हटा देंगे, मतलब मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, Na प्लस, आयनिक अवस्था लिख देंगे। बात समझ में आ रही है ना। तो ये समूह है, इसको शॉर्टली बोला जाता है मोनो एल्किल सल्फेट, जिसके अंदर सोडियम उपस्थित है, इसलिए के लवण, सोडियम के लवण बोल देंगे, है ना। या इसकी जगह दूसरा घटक भी काम आ सकता है। बात समझ में आई, ये तो है ही है। तो इसकी जगह दूसरा नाम भी ले सकते हैं। जैसे अपन बात करें कि बोल दे कि सर कौन सा है, तो अपन बोल सकते हैं एल्किल बेंजिल सल्फोनिक अम्ल। क्या बोल सकते हैं, एल्किल बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। ध्यान से सुनना, वही सोडियम लवण लिखना है ना, अम्ल के सोडियम लवण। बट ध्यान से सुनना, अब ऐसा नहीं है कि अपन इनको रटें या फिर ऐसे सीधे ही छोड़ दें। इसका भी मैं फॉर्मूला बताता हूँ अभी। तो इन दोनों में क्या फ़र्क होता है, इसमें थोड़ी कार्बन चेन लंबी हो जाती है। क्या होती है, कार्बन जो चेन होती है वो लॉन्ग हो जाती है। क्या हो जाती है, लंबी। कार्बन श्रृंखला एल्किल बेंजीन सल्फोनिक अम्ल के अंदर कैसी हो जाती है, थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। कैसे हो जाती है, देखो यहाँ पर मैंने कोई भी वो भाग लिया था, कार्बन श्रृंखला है, इसके अंदर अपन अब बेंजीन है तो C6H6 होता है, लेकिन जुड़ेगा तो एक H कम हो जाएगा बॉन्ड बनाने के लिए। समझ में आ रही नहीं आ रही है। सेम और आगे का आगे ऐसे ऐसा लिख दो, SO3 और Na प्लस। तो ये बेंजीन के कारण है, सेम ही है बस। तो ये दोनों घटक हैं, ये आते हैं किसके निर्माण में, अपमार्जक में। जबकि इसमें क्या काम आते हैं, उच्च कार्बन श्रृंखला वाले। जैसे अपन स्टेरिक अम्ल देखो 17 है, तो क्वेश्चन बन गया, इसमें कितने कार्बन काम में आते हैं, C15 to C17। कुछ किताबों में 18 भी लिखा आता है ना। अधिकतम कितने हो सकते हैं, दुगुने कर दो भाई, 2 का समूह बनाऊंगा तो 30 से 34 हो गए कि नहीं हो गए, क्योंकि जोड़े में बनते हैं, है ना। यहाँ पर मैं अब एक NaOH डाला है, तो मैं यहाँ पर अगर इसको 2 करूँगा तो फिर मुझे यहाँ पर भी 2 करना पड़ेगा, है या नहीं है। लेकिन ये अगर तीनों भागों के अगर मैं बात करूँ तो जनरली NaOH को मिलाने के लिए यहाँ पे कितने घटक काम में लेने पड़ते हैं मुझे, 3 NaOH से सोडियम हाइड्रोक्साइड के भाग काम आते हैं। इतना समझ में आ गया, ये इंपॉर्टेंट भाग है, ये क्लियर हो गया, ठीक है। चलो जी, ठीक है भाई, इतना समझ में आ गया आपको कि साबुन और अपमार्जक में कौन कौन से घटक हैं, ठीक है ना। COH को क्या बोलते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है ना आपको कि COOH जो होता है उसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक समूह। कौन सा बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक लिख दो हिंदी में, या कार्बोक्सिलिक अम्ल लिख दो, एसिड भी बोलते हैं इंग्लिश में, है ना, ठीक है। चलो, इसी को आप ऐसा नहीं है तो आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो एक साथ, ये भी इसी का ही दूसरा रूप है। ये लिखा जाए चाहे एग्जाम में ये लिखा जाए, दोनों ही किसको शो करता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल को शो करता है, ठीक है ना। ओके, तो अभी अपन नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं अपना 10th क्लास के अंदर NCERT जो
बुक है उसके अंदर भी समझाया हुआ है, और ये क्वेश्चन है वो बोर्ड लेवल की तरफ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन आता है साबुनीकरण। अभी अपन डिटर्जेंट नहीं पढ़ रहे हैं, अभी किसके बारे में पढ़ रहे हैं, सिर्फ साबुन के बारे में। तो साबुनीकरण इंग्लिश में बोला जाता है सैपोनिफिकेशन। इंग्लिश में क्या बोला जाता है, सैपोनिफिकेशन। तो जैसे अपन बात करते हैं कि सैपोनिफिकेशन में कौन सा अम्ल काम आता है, तो यहाँ पर जो एसिड जो काम आता है वो सब जानते हैं, कौन सा आता है, COH। ठीक है ना, तो इतना तो अपन को याद रख लेना है, रटने की ज़रूरत नहीं है। तो अपन स्टार्ट करते हैं कहानी को कि एक नाम है साबुनीकरण, सैपोनिफिकेशन। तो देखो इसके अंदर क्या होता है, एक तो होता है C2H5OH और एक होता है CH3COOH। याद रखना, इसको बोलते हैं एथेनॉल, जिसको पे अल्कोहल बोलते हैं, इसको बोलते हैं एथेनोइक अम्ल। इन दोनों को जब मिलाया जाता है, देखो मैंने प्लस का चिन्ह बनाया जाता है, और जब इसको प्रोसेस कराया जाता है जनरली नॉर्मल टेम्परेचर पे, ठीक है ना। तो मैं क्वेश्चन आ जाए, साबुन बनाने के लिए नॉर्मल टेम्परेचर कितना चाहिए, तो 60 से 70 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर येलो सा समझ में आ गई ना। तो क्या होगा, ये टूट जाएंगे और माइनस पानी निकल जाएगा। पानी निकलेगा तो क्या होगा, यहाँ से ये OH उठ गया, यहाँ से ये H गायब हो गया, और क्या हो गया, -H2। देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, -H2O, और यहाँ पर ये माइनस तो है वो जो पानी निकला है, एक अणु निकला है। अब इसको ऐसा कैसा लिखो, इधर से चालू कर दो चाहे इधर से चालू कर दो। मैं पहले ये लिखा है तो देखो ऐसे लिख देते हैं, CH3COO। अब इधर से लिख दो, ठीक है। अब C2H5OH को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, CH3CH2OH। तो ये निकल गया, क्या बचा ये, तो मैं लिख दूंगा इधर CH2 और CH3, क्योंकि ये हटा है तो इधर का बॉन्ड खाली रह गया, इधर ये निकला है तो इसका बॉन्ड खाली रह गया नहीं रह गया, तो इधर से जुड़ेगा ये और इधर से जुड़ेगा ये, तो ये दोनों सिरे जुड़ जाएंगे। इधर से ये भाग जुड़ेगा, इधर से ये भाग जुड़ेगा, तो ये इसके आगे ये आगे ऐसे पलटी मारेगा, तो पहले कौन जुड़ेगा, CH2, फिर कौन जुड़ेगा, CH3। ये लो साहब, ये बन गया एक एस्टर बन गया। क्या बन गया, एस्टर। क्योंकि मैंने अभी आपको कहा था कि COOH जो होता है मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, डबल बॉन्ड O और OH। तो ये देखो ये कीटोन है जो एस्टर फॉर्म के लिए हुआ, तो एस्टर का निर्माण हो गया। इसलिए इस विधि को बोलते हैं, ये जो विधि होती है इसको बोलते हैं एस्ट्रीकरण। क्या बोलते हैं, एस्ट्रीकरण। तो ध्यान से सुनना, एस्टर के निर्माण के लिए दो कौन कौन से अभिकारकों की आवश्यकता होती है। व्हाट इज एस्ट्रीफिकेशन, ये नीट का पेपर जो होता है उसके लायक भी क्वेश्चन है। व्हाट इज एस्ट्रीफिकेशन आप समझा सकते हो, है ना। एक पानी का अणु निकल गया, किसमें से, एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल से, समझ में आई ना बात। अब इस एस्ट्री में ये जो घटना है, इस घटना के आगे अपन पढ़ते हैं, मैं दूसरा मार्कर, क्योंकि ये स्टेप 1 हो गई, ये पूरी A स्टेप, अब चालू होगी B। अब इसके अंदर मैंने यहाँ पर ध्यान से सुनना NaOH डाला। आप यहाँ पे एक और भी लिख सकते हो, ये नहीं लिखो तो H2SO4। कौन सा अम्ल है जिसको अंदर मिलाया जाता है। इस एस्ट्रीकरण विधि को प्रोसेस देने के लिए, संपन्न कराने के लिए कौन सा अम्ल काम आता है, तो आप जनरली इसको जरूर लिख देना, ये इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर लिख देना, कितने जल के अणु, तो एक जल का अणु यहाँ से निकलता है, उसके बाद दोनों जुड़ते हैं, तो OH कहाँ से हटा, H कहाँ से हटा, ये ज़रूर याद रखना, गलती मत कर देना। सॉरी मिट गया यहाँ से, मैं लिख देता हूँ इसको वापस, ये लो, ठीक है ना। तो अब देखो मैंने NaOH मिलाया। अब Na क्या है, अपन सब जानते हैं कि Na को भी मैं प्लस से लिखता हूँ, H को भी मैं ऐसे लिखता हूँ, तो दोनों एक जैसे ही हो गए ना। तो इस चीज़ को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सेम टू सेम, जहाँ से H हटा है वहाँ तो मैं लगा दूंगा Na, और जहाँ से OH हटा है वहाँ मैं वापस क्या लगा दूंगा, OH। तो देखो बनाओ, C2H5OH, ठीक है, प्लस CH3
COONA, क्या बना, ये जो उत्पाद है वो क्या है, एक प्रकार का साबुन है, सोप है। और ये पूरा प्रोसेस जो यहाँ से यहाँ तक हो रहा था, इस प्रोसेस को क्या बोल देंगे, साबुनीकरण। समझ में आया क्या? तो ये प्रोसेस है साबुनीकरण। हमेशा याद रखना ये प्रोसेस, सबसे पहले क्या बनेगा, एस्टर। एस्टर बनने के लिए क्या ज़रूरी होता है, उसके अंदर अम्ल डाला जाता है ताकि ये प्रोसेस हो, H की यहाँ पे उपस्थिति हो, प्लस पानी निकलेगा। एक तो OH समूह काम आता है, एक COH समूह काम आता है। H कहाँ से हटता है और OH कहाँ से हटता है। फिर ये जो हटे थे इसको रिकवरी करने के लिए कौन सा क्षार मिलाया जाता है इसके अंदर, ये एक प्रकार का क्या है, प्रबल क्षार है, बेस है। याद रख लोगे ना भाई? तो ऐसे ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ओके, ठीक है ना। तो अपन अभी इसी के बारे में और आगे बात करते हैं इसी के अंदर। अब यही अंतर दोबारा आगे स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये साबुन का कुछ हटके टॉपिक था। तो आगे इसी में ही मैं थोड़ा सा और आपको थोड़ा डिटेल दे देता हूँ। साबुन और अपमार्जक के टॉपिक के अपन डिस्कस कर रहे थे। तो कुछ बेसिक्स क्वेश्चन आते हैं कि साबुनों को चिकना बनाने के लिए और सूखा बनाने के लिए उनको क्या बनाया जाता है। तो देखो, साबुनों को चिकना बनाने के लिए प्लस उनको शुष्क बनाने के लिए क्या क्या मिलाया जाता है, ध्यान से सुनना। शुष्क, इनको शुष्कीकारक भी बोलते हैं ना। तो इन दोनों को करने के लिए कैल्शियम और मैग्नीशियम मिलाया जाता है। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये NTPC ग्रुप डी या फिर NDA ऐसे एग्जामों में पूछ सकते हैं। जैसे दूसरा, जो अपन ट्रेन वगैरह में घूमने जाते हैं, ये बात देखा होगा, वहाँ पे पेपर सोप वगैरह होती है ना। तो एक पन्ना सा होता है, उसको फाड़ा पेपर की तरह अपन काम में ले लेते हैं। तो ध्यान से सुनना कि पेपर सोप जो होता है उसको चिकना बनाने के लिए, वो काफ़ी चिकने होते हैं, तो उनको चिकना बनाने के लिए कौन कौन से घटक काम आते हैं। तो एल्यूमिनियम और क्रोमियम काम आते हैं। तो अगर धातु पूछ ले कौन कौन सी धातु काम आती हैं तो आप लिख दोगे, है ना। तो ये दोनों घटक मिलाए जाते हैं ताकि वो क्या हो, उसके अंदर चिकनापन बना रहे। दूसरा, तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन्हीं साबुनों के बारे में बात करते हैं कि ध्यान से सुनना, टॉयलेट जो पाउडर होता है, जानते हो टॉयलेट पाउडर? टॉयलेट जो पाउडर होता है जो लिक्विड फॉर्म में ना होकर या किसी केक फॉर्म में, केक का मतलब जैसे रिन साबुन की वो जो साबुन आती है रिन की, उसको केक बोलते हैं इंग्लिश में, है ना, डिटर्जेंट केक। जो लिक्विड फॉर्म में आता है उसको बोलते हैं डिटर्जेंट पाउडर। तो यहाँ पे टॉयलेट होता है, टॉयलेट का मतलब है श्रृंगार, श्रृंगार जो पाउडर फॉर्म आता है। तो श्रृंगार पाउडर जो होता है उसमें एसिटिलिरेट मिला होता है। क्या मिला होता है? एसिटिलिरेट। और उसमें कौन सी धातु उपस्थित है साथ में? जिंक। तो अपन क्या बोलते हैं कि जिंक एसिटिलिरेट, याद रख लोगे ना, ठीक है। तो ये जिंक एसिटिलेट क्या काम करता है? उस टॉयलेट पाउडर को बनाने में काम आने वाला मुख्य घटक है, याद रख लोगे ना। चलो जी, फिर एक और घटक है कि एक कहानी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जामों में आता है कि जब मैं कपड़े धोता हूँ और साबुन जब मिलाते हैं प्लस उसके अंदर उपस्थित है कठोर जल में, कब? कठोर जल में जब मैं कपड़े धो रहा हूँ साबुन की उपस्थिति में, तो क्या होता है? ये एक इम्पोर्टेंट घटक है, ये बहुत बार क्वेश्चन आता रहता है ना। तो क्या होगा? एक अविलेय अवक्षेप बन जाएगा, क्योंकि कठोर जल क्या होता है, ध्यान से सुनना, वो जल जिसके अंदर साबुन झाग नहीं देता तथा उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम मिले हुए हों। तो साबुन इन दोनों इनसे क्रिया कर लेगी और क्रिया करके एक अविलेय अवक्षेप बना देगी। अविलेय का मतलब वो घुलेगा नहीं घुलेगा तो क्रिया नहीं होगी, क्रिया नहीं होगी तो कपड़े साफ नहीं होंगे। इसीलिए कठोर जल में साबुन काम नहीं करता, अपमार्जक काम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि अपमार्जक जो होते हैं ना भाई, ये क्या करते हैं? कठोर जल जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम पाया जाता है, इन दोनों से क्रिया करके यहाँ पर क्या बना लेते हैं? एक विलेय मतलब सॉल्यूबल
अवक्षेप बना लेते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार गलत हो जाता है। तो अपने अंदर घोल लिया और अवक्षेप बना दिया, तो इनको साथ में मिला लिया। अब क्या होगा, वो पानी के साथ क्रिया कर लेंगे और अवक्षेप बन जाएगा। तो क्या हो जाएंगे भाई, कपड़े आसानी से साफ हो जाएंगे। समझ में आ गई ना। फिर इसके भी 2-3 और क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, सीधे सटीक क्वेश्चंस आते हैं, याद रखने वाले क्वेश्चंस और भी हैं, बात करेंगे अपन स्टेप बाय स्टेप। जैसे पहला क्वेश्चन आ गया, ध्यान से सुनना कि अपमार्जक जो होते हैं उनके अंदर सबसे मुख्य लवण कौन सा लिया जाता है। तो याद रखना, सोडियम लॉरेल सल्फेट, ये साबुनों का मुख्य लवण है। क्या है, मुख्य सॉल्ट या लवण है। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोडियम लॉरेल सल्फेट। ठीक है ना, क्वेश्चन याद कर लेना। सोडियम सल्फेट क्या काम आता है, ये अपमार्जकों में क्षारीयता देता है। क्या देता है, कुछ क्षारीय साबुन आते हैं उनमें क्षारीय देता है। अगर आपसे पूछे कि सोडियम सिलिकेट क्या काम करता है, देखो ध्यान से सुनना, सोडियम सिलिकेट क्या काम करता है, तब क्या बताओगे आप लोग, बताओ। ये इन अपमार्जकों को शुष्क रखने में काम आता है। क्या काम आता है, शुष्क रखने में। जबकि इनको शुष्क रखने में कौन काम आता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम घटक काम आते हैं। ये याद रख लोगे ना। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपके एग्जामों में पूछे जाते हैं, जिनको आप लोग आते आते भी कई बार गलत कर देते हो, क्योंकि अपन ने उनको बेसिक नहीं याद किया था, उनका कॉन्सेप्ट अपन ने नहीं पढ़ा था। समझ में आई ना बात, इतना पॉइंट क्लियर हो गया। और कुछ भी बेसिक बातें बताता हूँ। जैसे अपन बात करते हैं, एक होता है विल्डर्स। क्वेश्चन सुनना ध्यान से, मैंने लिख दिया है यहाँ पे, विल्डर्स क्या होता है, व्हाट इज विल्डर्स। तो देखो ध्यान से सुनना, एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ कि मैंने कहा था कि अपमार्जक जो होते हैं वो कठोर पानी में क्रिया कर लेते हैं। तो विल्डर्स क्या होते हैं, देखो, पानी की कठोरता को हटाने का काम करते हैं। ऐसे जो घटक होते हैं उनको विल्डर्स कहते हैं। जैसे अपन ने एक कहानी सुनी थी, याद हो तो, थोड़े दिन पहले ही मैंने अम्ल क्षार पढ़ाया था, उसके अंदर नहीं देखा तो एक बार जरूर देख लेना आप लोग, है ना। नाई नाई करनी है, मतलब 2 बार Na2, बताया था नहीं बताया था, तो SO4, तो Na2SO4 हुआ, या फिर Na2SiO। देखो ध्यान से सुनना, यहाँ पे SiO की 3 फॉर्म मिलनी है। तो Na2 वाला Na2SO4 था, है ना, वहाँ पे CO3 था। तो ये लॉजिक याद रखना। ये जो दोनों घटक हैं ये किसकी तरह काम करते हैं, पानी की कठोरता हटाने वाले घटकों की तरह काम करते हैं, इसलिए इनको कहते हैं विल्डर्स ऑफ डिटर्जेंट्स। समझ में आ गई ना। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं। दूसरा, अगर मैं बात करूं कि मिसेल का, तो मैं भी मिसेल का टॉपिक नहीं लूँगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में। ठीक है ना। तो अभी मैं इसके अंदर एक नया फॉर्मूला सॉल्व कर देता हूँ आपको, ठीक है ना। ओके, तो इतना तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब अपन इसी में आगे बात करते हैं, ठीक है, सैपोनिफिकेशन में। अगर मान लो कि 10th क्लास के एग्ज़ाम दे रहे हो और आपसे पूछ गया सर कि मुझे तो इसको फॉर्म में समझाना है, इसको रासायनिक फॉर्म में समझाना है साबुन का, कि घटक कौन कौन से होते हैं, तो इसको मुझे रिएक्टिविटी फॉर्म में शो करना है। तो क्या करूँगा मैं, यहाँ पर देखना, यहाँ पर ये जो मैं ये जो फॉर्मूले बना के लिख रहा हूँ, इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको इसको और भी शॉर्ट में आप इसको समझा सको। तो देखो, जैसे मैंने लिख दिया CH2COOR, फिर लिख दिया CHCOOR, फिर लिख दिया वापस CH2COR। ये बॉन्डिंग का लफड़ा है ना, मैं समझा दूंगा आप लोगों को। प्लस 3NaOH, क्या मिला है मैंने इसके अंदर, NaOH। अब जब ये क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, देखो ये जो घटक हैं ये अपने आप में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो क्या बन जाएगा, 3, क्या क्या बनेगा बताओ। तो देखो C, इस चीज़ को याद रखना, ये जो R ग्रुप है वो अलग हो जाना है। क्या हो जाना है, अलग हो जाना है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3RCOO, साथ में क्या लिख सकता हूँ, Na। समझ में आ गई। ये हो गया, किसका फॉर्मूला है ये, अपनी भाषा में लिखे तो ग्लिसरॉल का, जिसको मैंने स्टार्टिंग में समझाया था, उसी का सूत्र है।
अब क्या बचा, ये वाली फॉर्म बची है, तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, CH2OH, CHOH, CH2OH। नहीं लिख सकते, क्या बताओ। तो ये क्या हो गए, वो साथ में कार्बन श्रृंखला वाले घटक हो गए। तो ये एक छोटा सा, इसको शॉर्ट में लिखने का 10th क्लास के स्टैंडर्ड का एक छोटा सा डाउट था कि उत्पाद के रूप में ग्लिसरॉल बनता है, उसको कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रिया वाली है। आर का मतलब होता है कार्बन श्रृंखला वाले घटक, है ना। तो इसको अच्छे से याद कर लेना, CH2COR फिर CH, क्योंकि बॉन्डिंग यहाँ पे देखो खाली है तो 2 हो गई, बाहर की ओर 2 हो गई, बीच में 1, तो 1 2 3 और एक इससे जुड़ गई, कितनी हो गई, 4। समझ में आ गई ना। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इधर ऐसे लिख के भी लिख सकते हो, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कॉमन सा इसका पॉइंट था, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा ना। तो इसको ज़रूर याद कर लेना, क्योंकि ये 10th क्लास के बच्चों के लिए पूछते हैं, या अपने एग्ज़ामों में आ भी जाए ऐसी कैसी फॉर्म में पूछ ले उत्पाद क्या होगा, तो अपने को दिक्कत हो सकती है ना, ठीक है। अब कुछ हटके कुछ मुख्य क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन आ गया, धूल हटाने में, ठीक है, धूल हटाने में अपमार्जक, अच्छा मैंने इधर लिख दिया, मैं उधर लिख देता हूँ इसको, कि अपमार्जकों में धूल हटाने हेतु किसके लिए कौन सा घटक काम आता है, कपड़ों में चमक बढ़ाने के लिए कौन सा घटक काम आता है। बात समझ में आ रही है ना। या मैं इसको बोलूँगी आजकल, क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है। ये 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, समझ में आई बात। तो कुछ कॉमन जो पॉइंट्स हैं मैं उनके ऊपर डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है ना, याद रखना, ओके। तो मैं यही चीज़ें आपको एक बार बता देता हूँ, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनना कि जैसे मान लो आ गया कि क्वालिटी सुधार के लिए क्या काम आता है, तो फॉस्फेट और सोडियम पर ऑक्सीबेरेट क्या होता है, ध्यान से सुनना, फॉस्फेट और सोडियम पर ऑक्सीबेरेट, जैसे मैंने बोल दिया फॉस्फेट समूह काम में लिया जाता है। या दूसरा घटक क्या होगा, तो अपन बोल सकते हैं इसको आसान से, क्या बोल सकते हैं, सोडियम पर ऑक्सीबेरेट क्या काम में लिया जाता है। मैं लिख देता हूँ, भूल जाऊंगा, है ना, कि सोडियम पर ऑक्सी बेरेट, कि बोल तो देते हैं लेकिन लिखना भूल जाते हैं यहाँ पे। तो सोडियम पर ऑक्सीबेरेट या फॉस्फेट समूह काम में लिया जाता है, जो अपमार्जकों की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए। देखा ना, कुछ डिटर्जेंट है वो सस्ते आते हैं, कुछ महंगे आते हैं, कुछ और महंगे, तो उनके अंदर कुछ एक्सेसिव कुछ चीज़ें मिलाई जाती हैं जिसके कारण उनकी क्वालिटी बढ़ जाती है, ठीक है ना, समझ में आई। अगर क्वेश्चन आ जाए कि जैसे सर चमक बढ़ाने के लिए क्या काम में लेते हैं, जैसे बाहर से मिलाना नहीं पड़ता, जैसे कुछ ब्रांड आती है जो अंदर से ही मतलब पहले से मिक्स करी हुई देती हैं, क्या मिला हुआ देते हैं ऐसे कि वो कपड़ों में चमक बढ़ा देता है, समझ में आ रही है ना बात। तो एक होता है क्यूमेरिन और स्टिलविन, क्या होता है, क्यूमेरिन व स्टिलविन के व्युत्पन्न काम में लिए जाते हैं। पूरा लिख देता हूं मैं, समझ में नहीं आएगा बच्चों को। व्युत्पन्न, क्यूमेरिन ये री है भाई, क्यूमेरिन व स्टिलविन के क्या काम में जाते हैं, व्युत्पन्न काम में लिए जाते हैं, जिनके द्वारा अपमार्जकों में चमक का घटक मिलाया जाता है। तो मतलब इन घटकों को मिलाकर कपड़ों में चमक बढ़ाने वाला डिटर्जेंट बना सकता हूँ। फिर एक बहुत चल रहा है आजकल धूल हटाने के लिए, है ना, मास्क भी बहुत प्रकार के आते हैं, जो सिर्फ प्रदूषक के लिए आता है, एक एयर फिल्टर के लिए आता है, एक कोरोना बैक्टीरिया और वायरस दोनों को फिल्टर करता है। N95 इसीलिए फेमस है, वो बैक्टीरिया, वायरस, डस्ट सबको हटाता है, ठीक है ना। तो बात करते हैं अपन धूल की। तो धूल के लिए है कार्बोक्स, देखो ध्यान सुनना, कार्बोक्सी मैथिल। अगर इसका नाम आ जाए तो लिख दोगे ना, कार्बोक्सी मैथिल सेलुलोज काम में लिया जाता है, समझ में आ गई ना। ये क्या करता है, कपड़ों में से धूल हटाता है। लेकिन अगर आपसे पूछ लेते हैं कि
कपड़ों में कड़प, कड़प का मतलब हार्डनिंग, हार्डनेस, कठोरता देने के लिए। तो देखा होगा ना स्कूल टाइम में लड़कियां चुन्नी लगाती थी, या पहले कॉलेजों में भी होता है ड्रेस कोड वगैरह, जैसे बीएड वगैरह के, तो दुपट्टा लगाया जाता है, एक ऐसा होता है उसको हार्डनेस देने के लिए सफ़ेद सा पाउडर मिलाते हैं आजकल, वो भी अपमार्जक में मिक्स आता है। क्या होता है वो? तो वो होता है स्टार्च पाउडर। क्या होता है? जो कड़प के रूप में काम आता है। अब ये ऐसी चीज़ें जो है आप लोगों को याद रखनी है, समझ में आई ना बात? ठीक है, चलो। तो आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि क्यूमेरिन और स्टिलविन क्या काम आता है, फॉस्फेट या सोडियम पर ऑक्सीबेरेट क्या काम आता है, ये सारी चीज़ें आपको याद हो गई होंगी। इनको 2-3 बार अगर आप पढ़ोगे तो आपको डेफिनेटली है कि ये चीज़ें याद हो जाएंगी। लेकिन इतना ही नहीं है, अभी टॉपिक का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा अभी भी बाकी है। एक नाम आता है मिसेलीकरण। क्या नाम आता है? मिसेलीकरण। मिसेल फॉर्मेशन क्या होता है? तो देखो ध्यान से सुनना, ये कॉलर है। क्या है? कॉलर। इस कॉलर पर ये है ऑयल ड्रॉप। साफ देखो, ध्यान से सुनना, तेल की बूंद, इस पर मैंने साबुन रगड़ा। क्या हुआ? साबुन रगड़ करी। साबुन रगड़ करते ही इसके ऊपर ऐसे ऐसे हो गए। फिर मैंने इसको ब्रश से रगड़ा तो ये मूव किया। फिर जैसे ही ये इस फॉर्म में आया, कौन सी फॉर्म में आया? इस फॉर्म में आया। बाहर ऐसे ऐसे घूम रहे थे, इतने में क्या हुआ कि इसके इधर जो ये लगे हुए थे, ये जो भाग था वो पलटी मार के ऐसे हो गया, तो ये तो आ गए नीचे, और अब ये जो जल्दी से ये थे, ये इधर आके इससे ऐसे जुड़ गए। अब क्या हुआ? ये ऐसे ऐसे रोटेट होता हुआ कॉलर से हट गया। कॉलर से हटते ही ये तेल की बूंद, या जो मेल था, मेल क्या होता है? चिकनाहट सी होता है ना? चिकना मतलब ऑयल। तो ये था ना, ये साबुन के जो भाग थे, ये हिस्से थे, जो कॉलर पे जुड़ा हुआ था वो तो फिक्स था, जो ऊपर का खुला भाग था उस पर ये जुड़ गए। इनको बोलते हैं मिसेल। क्या बोलते हैं? मिसेल, याद रखना। तो ये मिसेल जुड़ गए। अब ये मिसेल जुड़े, फिर ब्रश रगड़ा, ये जैसे ही पलटी मारा तो क्या हुआ? ये जो ऊपर वाले भाग थे वो नीचे आ गए, ऊपर वाला भाग खाली रह गया जिस पे ये बाद में जुड़ गए। अब चारों तरफ इसके मिसेल हो गया, मतलब कॉलर के टच नहीं हो सकता। ब्रश रगड़ा और ये पानी के साथ बह के निकल गया। देखा है ना कि जहाँ से नाला जाता है बाथरूम में, उसके चारों ओर झाग से बन जाते हैं, एक झाग सा, एक मुलायम सा भाग बन जाता है। तो वो एक जो झागनुमा मुलायम भाग होता है, उसके बनने का प्रोसेस ही मिसेलीकरण कहलाता है। तो देखो, मिसेलीकरण में सबसे पहला सूत्र आता है कि मिसेल का सूत्र क्या होता है। मिसेल का सूत्र क्या होता है? मैं मार्कर चेंज कर देता हूँ ताकि मैं आपको बता सकूं। अभी अपन ने पढ़ा था थोड़ी देर पहले ही। क्या पढ़ा था? अगर ध्यान हो तो RCOONA पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? बताओ। अरे हाँ या ना? पढ़ा था ना? अभी लिखा था अपन ने CH2, याद है क्या? CH2COR, CHCOR, CH2COR+3 NaOH कन्वर्ट करा था, फिर RCONA, ये भी 3 बने थे। कितने बने थे? 3। तो जब ये टूटेगा तो क्या बनेगा? RCOO, ध्यान से सुनना, -+Na+। तो ये जो मैंने ऐसे यहाँ पर ये बूंदनुमा बनाई है, ये धनायन भाग होता है। तो ये मिसेल का सूत्र हो गया। तो ये इसका होता है स्वतंत्र सिरा, और ये जो होता है वो होता है तेल से जुड़ा भाग। किससे जुड़ा? तेल से जुड़ा भाग, ये होता है स्वतंत्र सिरा। मतलब मैं, ये कार्बन श्रृंखला इसके ऊपर ये है, तो ये तो हो गया स्वतंत्र सिरा, और ये जो भाग हो गया ये वाला भाग, मतलब मैं इसको बोल सकता हूँ ये होता है जलरागी। भाई पानी आया तभी तो पानी के साथ उड़ के भाग गया। ये जो पार्ट है, ये हिस्सा होता है, ये होता है जल विरागी। विरागी मतलब हाइड्रो
फोबिक, फोबिका मतलब होता है डर, पानी से दूर। रागी हाइड्रोफिलिक, लो फील करता है उसको, लाइक करता है, तो पानी से जुड़ जाएगा। तो ये मैंने स्ट्रक्चर किसकी बनाई है, ये स्ट्रक्चर बनाई है मैंने, किसकी बनाई है जल्दी बोलो, मिसेल की। और जलरागी भाग होता है उस पर Na+ होता है, और ये और भाग होता है उधर क्या होता है, RCOO- भाग होता है। तो स्वतंत्र भाग Na+ होता है, धनायन भाग होता है, जलरागी होता है, तेल की बूंद से जुड़ने वाला ऋणात्मक होता है, जलविरागी भाग होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, एग्जामों में पूछा जाता है। ये प्रोसेस साबुनों में तीव्र होता है और ज़्यादा होता है, याद रख लोगे ना, ज़्यादा टफ नहीं है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन थे जो साबुन वगैरह के इनके पूछे जाते हैं, ठीक है। मिसेल समझ में आ गया क्या होता है, ये ऐसे बहुत सारी स्ट्रक्चर होती है ना, ये चारों ओर से तेल की बूंद को ढक लेते हैं, तो ये जो घटना हो गई ये मिसेलीकरण कहते हैं। इस मिसेल का सूत्र क्या होता है, इस देखो RCONA- ये टूटता है, टूटने से RCO- जो बना है वो भाग तो हो गया तेल का, रागी, तेल का मतलब ये इससे जुड़ा हुआ है, ऊपर गोल गोल जो दिख रहा है वो जल रागी, मतलब रागी का मतलब लाइक करने वाला, जल को पसंद करने वाला, और ये जल से दूर भागने, फोबिया का मतलब होता है डर, फोबिक, याद रख लोगे ना। ये छोटे छोटे टॉपिक थे, लेकिन याद रखना, ये मैं 2-3 क्वेश्चन बता देता हूँ। एक छोटा सा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ठीक है ना, कि साबुन ज़्यादा ड्राई होते हैं कि अपमार्जक ज़्यादा ड्राई होते हैं, ये क्वेश्चन मैंने आपको छोड़ा है। मेरा वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका जवाब देना, ठीक है। वेट करूँगा मैं आपके जवाब का, सबसे पहले कौन जवाब देता है, ठीक है। धन्यवाद, शब्बा खैर, गुड नाइट।